बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद नईम। गिट हब और गिट की एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। दोस्तों, हम गिट कमांड्स देख रहे हैं और आज कुछ मज़ीद गिट कमांड्स देखेंगे जो बहुत छोटी छोटी हैं लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो इससे पहले कि हम अपनी वीडियो का आगाज़ करें, तमाम वो दोस्त जो इस चैनल पे नए हैं उनसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके साथ नज़र आने वाले बेल के आइकन पर क्लिक करना मत भूलें। इससे ये होगा कि हमारा एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप इस्टेब्लिश हो जाएगा। जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करेंगे आपको उसका नोटिफिकेशन मिलेगा और आप उससे भरपूर फ़ायदा हासिल करेंगे। अब बगैर ताख़ीर के चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर और आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। दोस्तों, हम गिट की कमांड्स को देख रहे हैं और अभी तक हमने ये देखा है कि कैसे हमने गिटहब पर एक न्यू रेपो बनाई और उसको फिर क्लोन किया अपने लोकल कंप्यूटर में और उसके बाद उसमें तब्दीलियां की और उसको दोबारा पुश किया अपनी गिटहब पे। ये हम देख चुके हैं। अच्छा, पहले तो हमने अपने प्रोजेक्ट का आगाज़ किया था गिटहब से। बाज़ औक़ात ये होता है कि हम अपनी प्रोजेक्ट का आगाज़ गिटहब से नहीं करते बल्कि अपने लोकल कंप्यूटर पे करते हैं और लोकल कंप्यूटर पर पहले रेपोजिटरी बनाते हैं, उसमें तब्दीलियां करते हैं और बाद में उसको पुश करते हैं अपने गिटहब के अकाउंट में। आज ये पूरा प्रोसीजर देखेंगे कि किस तरह हम अपने लोकल कंप्यूटर के अंदर एक रेपोजिटरी बनाएंगे। पहले गिटहब पर नहीं जाएंगे, उसके बाद गिटहब पर रेपोजिटरी बनाकर इन दोनों को आपस में कॉपी करेंगे और वो पूरा प्रोसीजर सीखेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा गिटहब की कमांड है गिट इनिट। गिट इनिट कमांड क्या करती है? दिस कमांड इज़ यूज्ड टू स्टार्ट अ न्यू गिट रेपोजिटरी इन योर प्रोजेक्ट फोल्डर। आप अपने प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर एक नई गिट रेपोजिटरी बना सकते हैं। उसका तरीकाकार क्या है? अगर तो आपने करंट प्रोजेक्ट के अंदर ही बनाना है तो सिर्फ गिट इनिट करेंगे तो फिर क्या होगा, आपका वो जो फोल्डर है वो रेपोजिटरी बन जाएगा खुद ब खुद ही। और वो रेपोजिटरी कैसे बनेगा? उसके अंदर डॉट गिट का फोल्डर आ जाता है। अभी हम देखते हैं और ये तरीका कर आप इसको मज़ीद समझने एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं। अगर हम सिर्फ यूज़ करें गिट इनिट इनिशियलाइज अ गिट रेपोजिटरी इन द करंट फोल्डर, जिस फोल्डर में भी मौजूद होंगे उसको वो गिट रेपोजिटरी बना देगा। दूसरा क्या है? गिट इनिट, उसके आगे फोल्डर का नाम लिख सकते हैं। इससे क्या होगा? इनिशियलाइजेज अ गिट रेपोजिटरी इन द स्पेसिफाइड फोल्डर, जिस फोल्डर का आपने नाम देंगे। क्रिएट्स अ फोल्डर इफ़ इट डज़ नॉट एग्जिस्ट, अगर वो फोल्डर पहले मौजूद नहीं होगा, जो फाइल माई फोल्डर का नाम रखा है हमने, इसकी जगह कोई भी नाम दे सकते हैं, तो वो फोल्डर खुद ब खुद क्रिएट हो जाएगा। पहले इसको करके देखते हैं, फिर इसके मज़ीद कुछ स्टेप्स देखते हैं। तो इसके लिए चलते हैं VS कोड में। तो दोस्तों, VS कोड एडिटर हम खोल चुके हैं और यहाँ पर ऑलरेडी हमने एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे जिसका नाम था शाहिद नईम डॉट डमी या डैश डमी, और उसके अंदर हमने फ़ाइल बनाई थी index.html और ये फाइल्स मौजूद हैं उस फोल्डर के अंदर और उसके अंदर हमने readme.md को भी क्लोन किया था। अच्छा, इस वक्त हम मौजूद हैं, आपको प्रॉम्प्ट में भी नज़र आ रहा है कि सी ड्राइव के अंदर डमी प्रोजेक्ट का एक फ़ोल्डर है और उसके अंदर शाहिद नईम डैश डमी के नाम से फ़ोल्डर है। अगर आप यहाँ फ़ोल्डर बनाना चाहते हैं या कहीं और बनाना चाहते हैं वो आपकी अपनी मर्ज़ी है, लेकिन इस फोल्डर से पीछे जाने के लिए हम लिखते हैं CD डबल डॉट, इसका मतलब होता है 1 स्टेप बैक। अगर अब हम लिखते हैं LS तो आप देखें इसके अंदर सिर्फ एक ही फ़ोल्डर है जिसका नाम है शाहिद नईम डैश डमी। अब अगर हम अपना एक नया फ़ोल्डर बनाना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करेंगे, मैं एक दफ़ा इसको क्लियर करता हूँ क्लियर कमांड से ताकि आपको नज़र अच्छा से आए। इसके लिए कमांड जो होती है या तो MD इस्तेमाल कर सकते हैं और आगे फ़ोल्डर का नाम लिख दें, इससे भी काम हो जाता है, या एक और होती है MKDIR और आगे फ़ोल्डर का नाम। मसलन मैं इसका नाम लिख देता हूँ लोकल प्रोजेक्ट, क्योंकि लोकल मशीन पे बना रहे हैं तो लोकल प्रोजेक्ट के नाम से मैंने बनाया। एंटर प्रेस किया तो अब देखें लोकल प्रोजेक्ट के नाम का एक फ़ोल्डर बन चुका है। अब अगर हम लिखें इसमें LS तो ये देखें अब इसके अंदर 2 फ़ोल्डर नज़र आ रहे हैं। एक फ़ोल्डर का नाम है शाहिद नईम डैश डमी और जो पहले किसी तारीख को बना है, और एक बना है आज 17, क्योंकि इस वक्त जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये 17 तारीख है, तो 17/5/2025 को लोकल प्रोजेक्ट के नाम से एक फ़ोल्डर बना है। अब अगर हम इस फोल्डर के अंदर जाना चाहते हैं तो क्या करेंगे, एक दफ़ा मैं स्क्रीन क्लियर कर रहा हूँ ताकि रश ख़त्म हो। तो यहाँ लिखेंगे हम, अच्छा एक चीज़ और, लेफ़्ट साइड पर यहाँ पर आप देखेंगे तो डमी प्रोजेक्ट के अंदर 2 आपको फ़ोल्डर नज़र आ रहे हैं इस वक्त, शाहिद नईम डैश डमी और लोकल प्रोजेक्ट भी। तो इस वक्त प्रॉम्प्ट आपको बता रहा है कि आप लोकल प्रोजेक्ट के अंदर नहीं हैं, लिहाजा आप क्या लिखेंगे यहाँ CD और उसके बाद लोकल प्रोजेक्ट और एंटर प्रेस करेंगे। अब आपका प्रॉम्प्ट आपको बताएगा कि इस वक्त आप कहाँ पे मौजूद हैं। अब आप अगर LS लिखेंगे तो इसके अंदर कुछ भी नहीं है
और अगर आप देखना चाहते हैं कि क्या इसके अंदर कोई हिडन फाइल है, तो आपको पता होगा हमने इसकी कमांड पढ़ी थी गेट, उसके बाद चाइल्ड आइटम और -4। अगर हम एंटर प्रेस करते हैं तो फिर भी कुछ नज़र नहीं आया, क्योंकि ये अभी हमने फ़ोल्डर बनाया है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है। और आपको ये चीज़ याद रखनी है, हर वो फ़ोल्डर जिसके अंदर एक हिडन डायरेक्टरी हो, एक हिडन फ़ोल्डर हो जिसका नाम होता है .git, अगर वो मौजूद होगा तो वो आपकी गिट रेपोजिटरी होगी, अदरवाइज़ वो आपकी गिट रेपोजिटरी नहीं होगी। अब आपने उसको गिट रेपोजिटरी बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको इनिट कमांड का इस्तेमाल करना पड़ेगा। एक दफ़ा मैं स्क्रीन क्लियर कर रहा हूँ जी, दोबारा क्लियर इसलिए करता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। अब यहाँ पर मैं लिखता हूँ गिट इनिट, सिर्फ इतना लिख के आपने एंटर प्रेस करना है, तो आपको बता देगा, मैसेज देगा इनिशियलाइज्ड एम्प्टी गिट रेपोजिटरी इन, और आगे पाथ दे देगा। अब आपने देखना ये है कि क्या ये फ़ोल्डर जो है वो आपकी गिट रेपोजिटरी बन चुका है। तो आपको हिडन फाइल्स भी दिखानी है, और हिडन फाइल्स दिखाने के लिए मैं यहाँ लिखूँगा गिट चाइल्ड आइटम्स -4 या -4 और एंटर प्रेस करूँगा। जो ही मैं एंटर प्रेस करूँगा आप देखेंगे इसके अंदर .git के नाम से एक फ़ोल्डर मौजूद है जो हिडन है, और ये इसका मतलब है कि ये आपकी रेपोजिटरी बन चुकी है। तो अब यहाँ से भी क्या करते हैं, हम इस फाइल को तो ऊपर से बंद कर देते हैं, रीडमी को भी बंद कर देते हैं, और अपने इस फोल्डर को ज़रा खोल लेते हैं। अब इस फोल्डर के अंदर जाके हम कुछ बनाना चाहते हैं, कोई फाइल बनाना चाहते हैं, तो इसके लिए क्या करेंगे, हम ऊपर से यहाँ पर एक फ़ाइल बना सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ और इसका नाम रख देता हूँ index.html और एंटर। अब यहाँ पर मैं कोई भी टैग यूज़ कर सकता हूँ, मैं यहाँ H1 का टैग यूज़ करता हूँ, दिस इज़ माई लोकल प्रोजेक्ट, मैंने कुछ भी लिख दिया और Ctrl+S कर दिया। अब अगर हम टर्मिनल में देखेंगे, यहाँ क्लियर करता हूँ स्क्रीन, और अगर यहाँ लिखते हैं गिट स्टेटस, तो आप देखें यहाँ पर वो आपको एक दिखा रहा है अनट्रैक्ड फाइल्स, और उसमें रेड कलर में दिखा रहा है index.html। इसका मतलब है ये फ़ाइल ट्रैक नहीं हो रही, ये नहीं बनी है। अब आपने क्या करना है, स्क्रीन क्लियर, अब आप लिखेंगे गिट ऐड डॉट एंटर, तो ये फ़ाइल ऐड हो चुकी है। अब अगर हम लिखते हैं यहाँ पर गिट स्टेटस, और यहाँ देखिए अब वो ग्रीन कलर में हो चुकी है, और वह लिखा हुआ आ रहा है चेंजेस टू बी कमिटेड, यानी अब आपकी चेंजेस जो कमिट होने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। कमिट करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, आपको सिंपल ये करना पड़ेगा कि आप लिखेंगे यहाँ गिट कमिट और -m और डबल कोट्स में कोई मैसेज लिखेंगे। अब यहाँ मैसेज हम टाइप कर देते हैं न्यू HTML फाइल क्रिएटेड, और यहाँ एंटर प्रेस करते हैं। अब आप देखें मैसेज आ गया है, और इसके बाद अब ये फ़ाइल कमिट भी हो चुकी है। अगर अब हम देखेंगे गिट स्टेटस, तो आपको मैसेज देगा नथिंग टू कमिट, वर्किंग ट्री क्लीन। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अब हम जो जहाँ पर काम कर रहे हैं वो बिल्कुल अप टू डेट है। अच्छा, इसी तरह अगर हम किसी वजह से एक और फाइल बना लेते हैं, मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ दोबारा, इसका नाम रख लेता हूँ script.css। आप इसमें कुछ भी लिख सकते हैं, मैं यहाँ सिर्फ कमेंट से लिख देता हूँ दिस इज़ माई CSS फाइल, क्योंकि CSS तो हम इस वक्त नहीं पढ़ रहे, तो मैंने कुछ भी लिख दिया, सेव कर दिया। अब अगर हम स्टेटस चेक करते हैं दोबारा से क्लियर करके गिट स्टेटस, और इसके अंदर देखें फिर वो अनट्रैक्ड फाइल दे रहा है, लेकिन एक फ़ाइल दे रहा है। और अब हम क्या करेंगे, गिट ऐड और उसके बाद गिट कमिट -m और मैसेज दे देंगे कोई CSS फाइल क्रिएटेड और एंटर। अब अगर हम करेंगे गिट स्टेटस, तो ये देखें अब हमारी ये जो गिट की रेपोजिटरी है वो बिल्कुल अप टू डेट हो चुकी है। क्लियर कर देता हूँ जी मैं यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देख चुके हैं कि किस तरह हमने गिट इनेट के ज़रिए अपनी एक रेपोजिटरी बनाई है, और एक आम जो हमारा फोल्डर था उसको गिट रेपोजिटरी के तौर पर इनिशियलाइज कर दिया। अब अगर तमाम की तमाम वो फाइल्स जो अभी हमने अपडेट की हैं उनको हमने पुश करना हो अपनी गिटहब की रेपोजिटरी पर, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए चंद एक जो स्टेप्स हैं वो फॉलो करने पड़ेंगे। क्या फॉलो करने पड़ेंगे, पुश रेपो ऑन गिटहब किस तरह करेंगे, फॉलो दिस स्टेप्स टू पुश दिस रेपो ऑन गिटहब। पहला स्टेप क्या है, मेक अ न्यू रेपो एट गिटहब विद सेम नेम। बहरहाल आप सेम नेम ना भी रखें तो काम चल जाएगा, लेकिन सेम नेम रखने से ये होगा कि आपको समझ आ जाएगी कि हमने ये वाला प्रोजेक्ट बनाया था, और यहाँ हमने उसका नाम रखा था लोकल प्रोजेक्ट। ठीक है, नो नीड टू इनिशियलाइज रीडमी फाइल, और ज़रूरी नहीं है कि आप इसमें रीडमी फाइल जो है वो बनाएं। तो पहले ये वाला स्टेप कर लेते हैं, उसके लिए चलते हैं गिटहब के अंदर।
लेकिन जी गिटहब के अकाउंट के अंदर हम लॉगिन कर चुके हैं और सबसे पहले हम प्रोफाइल पिक्चर पर क्लिक करते हैं और उसके बाद योर रेपोजिटरीज पर क्लिक करते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर एक ही रेपो है जिसका नाम है शाहिद नईम डैश जमी। अब हमें एक और रेपोजिटरी बनानी है, तो ऊपर देखिए न्यू का बटन है, हम उस पर क्लिक करते हैं। अब ये विंडो आएगी, यहाँ पर आपने रेपोजिटरी का नाम लिख देना है। तो लोकल प्रोजेक्ट मैंने नाम लिख दिया है और इसको पब्लिक रहने दिया है। यहाँ पर ऐड आ रीडमी फाइल, इसको मैं इनिशियलाइज नहीं कर रहा, और क्रिएट रेपोजिटरी जो मैं पे क्लिक कर दिया। अच्छा, अब यहाँ पर देखें ये एक बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आ रही होती है, लेकिन इसमें ये कुछ चीज़ें आपको खुद भी बता रहा होता है। यहाँ लिखा हुआ है क्रिएट अ न्यू रेपोजिटरी ऑन द कमांड लाइन। तो नई रेपोजिटरी मैंने बनानी हो तो ये क्या क्या कमांड्स चाहिए होंगी, ये सारा कुछ आपको बता रहा है। और पुश एन एग्जिस्टिंग रेपोजिटरी फ्रॉम कमांड लाइन। कमांड लाइन से अगर आपने को पुश करनी हो रेपोजिटरी तो फिर ये वाले स्टेप्स जो हैं आपको फॉलो करने पड़ेंगे। यहाँ पर देखें ये गिट रिमोट ऐड ओरिजिन लिखा हुआ है, फिर गिट ब्रांच लिखा हुआ है, फिर गिट पुश लिखा हुआ है -u के साथ। ये स्टेप्स क्या हैं, इनको हम बारी बारी देखते हैं। तो ये पहला स्टेप हमने बना लिया है, हमारी एक रेपो जो है वो बन चुकी है। अब पहले स्टेप के बाद हम देखते हैं कि दूसरा स्टेप क्या है। दूसरे स्टेप में क्या करना था, जो भी हमने देखा था वहाँ पर गिट रिमोट ऐड ओरिजिन और आगे लिंक। ये क्या चीज़ है, ये करता ये है कि ये आपका कनेक्शन इस्टेब्लिश कर देता है आपकी गिट का अपने गिटहब की उस रेपोजिटरी के साथ जहां आप अपना प्रोजेक्ट सेंड करना चाहते हैं। यानी सादे अल्फाज में इसको कह सकते हैं सेंड माय प्रोजेक्ट टू दिस लिंक। लिंक कौन सा है अभी हम देखते हैं। अब इसमें करना क्या पड़ता है, गिट रिमोट ऐड क्या करता है, मीन्स यू आर एडिंग अ रिमोट कनेक्शन। यानी कि आप ऐसा एक लिंक बना रहे हैं, रिमोट कनेक्शन बना रहे हैं जहाँ पर आप अपनी रेपोजिटरी को शेयर करेंगे। ओरिजिन क्या चीज़ है, इज़ अ नेम ऑफ योर गिवन टू द रिमोट। आपने ये जो नाम दे दिया अपने इस लिंक को वो ओरिजिन दे दिया। आप नाम कोई भी दे सकते हैं, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट ये कन्वेंशन है या ओरिजिन बाय डिफ़ॉल्ट नाम इस्तेमाल किया जाता है, तो इसलिए हम इसको ओरिजिन ही लिख देते हैं। और उसके बाद लिंक, यानी ये जो हमने अभी रेपोजिटरी बनाई थी उसका लिंक जो है वो हमने इसके साथ देना होता है। अब ये कमांड देंगे हम गिट रिमोट ऐड ओरिजिन, तो ये उसके बाद लिंक देंगे। कैसे देंगे इसको हम देखते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे जी गिट रिमोट ऐड ओरिजिन। उसके बाद यहाँ हमें लिंक चाहिए है उस रिमोट रेपोजिटरी का लिंक जहाँ हमने कनेक्ट करना है, जिसके साथ लिंक बनाना है। तो हम दोबारा गिटहब से लिंक लेके आते हैं। तो ये वही स्क्रीन है जो अभी हमने गिटहब की जब रेपोजिटरी बनाई थी तो हमारे सामने आई थी। अगर आप सबसे पहले वाला बॉक्स देखें तो इसमें आपको एक लिंक नज़र आ रहा है और इस लिंक को आपने यूज़ करना है और इसको कॉपी करना हो तो यहाँ सामने बटन बना होता है कॉपी का, आप इस पर एक दफ़ा क्लिक कर दें, ये कॉपी हो जाएगा। अब दोबारा आप जाएंगे VS कोड एडिटर में और इसके आगे इस लिंक को पेस्ट कर देंगे। जब ये हो जाए तो आपने सिर्फ एंटर प्रेस करना है। लें जी, ये लिंक आपका जो है वो इस्टेब्लिश हो गया है। तो स्टेप पहला और दूसरा हमने सक्सेसफुली कर लिया है। अब आगे क्या करना है हमें, नेक्स्ट क्या करना है, गिट रिमोट -v हमने वेरीफाई करना है कि क्या जो हमने कनेक्शन बनाया है वो ठीक बन गया है या नहीं बना। उसके लिए क्या करेंगे, गिट रिमोट -v लिखेंगे। तो अब वेरीफाई करने के लिए हम लिखेंगे गिट रिमोट -v, इस मेरा वेरीफाई, एंटर प्रेस करेंगे। अगर आपको ये दोनों मैसेजेस आ जाते हैं यानी ओरिजिन और फैच भी लिखा आता है और पुश भी लिखा आता है, तो इसका मतलब है आपने सक्सेसफुली आपका कनेक्शन बन चुका है और यहाँ तक कोई गलती नहीं है। तो ये तीसरा स्टेप भी हमारा सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट हमें चौथा स्टेप क्या करना है, गिट ब्रांच। यहाँ हमने देखना है कि हम किस ब्रांच पर इस वक्त काम कर रहे हैं। चूँकि ब्रांचेस को भी हमने पढ़ा नहीं है, तफसील से आगे पढ़ भी लेंगे, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट अब क्लियर करने की ज़रूरत है कि ब्रांच होती क्या है। अब फ़र्ज़ करते हैं, इसको आपने गौर से समझना है, बिल्कुल आसान चीज़ है और बिल्कुल भी परेशानी होना नाम से। सबसे पहले समझ लें कि आपने एक प्रोजेक्ट बनाया, जो हम प्रोजेक्ट बनाते हैं जैसे भी हमने बनाया है, और एक उसकी कॉपी बना ली है, यानी मेन प्रोजेक्ट है, उसको में अंदर फाइलें वगैरह बनाई हैं, तो वो हम क्या कहते हैं, ये हमारी मेन ब्रांच है। बाज़ औक़ात बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर एक ही प्रोजेक्ट पर काफ़ी सारे लोग काम कर रहे होते हैं, क्योंकि हो सकता है कोई आपके फ्रंट एंड पे काम कर रहा हो, कोई बैक एंड पे काम कर रहा हो, कोई डेटाबेसेस पे काम कर रहा हो, कोई एरर हैंडलिंग कर रहा हो, तो मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ काम कर रहे होते हैं एक ही प्रोजेक्ट में। तो वो क्या करते हैं, आपका जो मेन प्रोजेक्ट होता है, अगर एक टीम उसको कॉपी करके अपने सिस्टम में ले आती है जो फ्रंट एंड का काम कर रही है, तो हम कहते हैं ये हमने एक नई ब्रांच बना ली है। इसी तरह अगर हम एक बैक एंड के लिए भी बनाते हैं, कॉपी करके इसी की कॉपी बना लेते हैं, तो हम कहते हैं ये हमारी एक नई ब्रांच बन गई है। जबकि मेन ब्रांच हमारी असल जगह पर रहती है, जो हमारा मेन कोड होता है। अगर एक ट्रबल शूटिंग कर रही है, एरर हैंडलिंग कर रही है, तो उसकी एक कॉपी बना ली, तो उसको हम कह सकते हैं ये हमने एक नई ब्रांच बना ली है।
और उस ब्रांच का नाम कुछ भी रख सकते हैं, और उस ब्रांच का कभी भी नाम हम चेंज कर सकते हैं, गिट ब्रांच -m और ब्रांच नेम करके किसी भी ब्रांच को रीनेम किया जा सकता है। अब अगर हमने ये देखना हो कि क्या हमारी मेन ब्रांच है जिस पे हम मौजूद हैं, ब्रांच को चेक करना हो तो क्या करेंगे, चौथा स्टेप गिट ब्रांच लिखेंगे, ताकि इस बात की श्योरिटी हो जाए कि हम इस वक्त ब्रांच मेन में काम कर रहे हैं। तो वो कैसे करेंगे, गिट ब्रांच लिखेंगे। तो VS कोड एडिटर के अंदर अगर हम लिखते हैं गिट ब्रांच, तो इस वक्त जो एक्टिवेटेड ब्रांच है, करंट ब्रांच है, उसका नाम आ जाएगा और उसका नाम है मेन। बाय डिफ़ॉल्ट ब्रांच का नाम होता है मेन। इसका मतलब है अब हम दुरुस्त ब्रांच पे काम कर रहे हैं। तो यहाँ तक चौथा स्टेप भी हमने मुकम्मल कर लिया है। अब आगे आखिरी स्टेप सिर्फ रह गया है, अब हमने इसको पुश करना है अपनी रेपो को अपनी गिटहब के अंदर। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा गिट पुश ओरिजिन मेन। ये हमने सीख लिया था। तो क्या होता है, तमाम का तमाम प्रोजेक्ट जो है वो आपका लोकल से रिमोट पर ट्रांसफ़र हो जाएगा। इसको कैसे लिखेंगे, स्क्रीन एक दफ़ा क्लियर, यहाँ लिखूँगा जी गिट पुश ओरिजिन मेन। इसकी हम डिटेल में बात कर चुके हैं। गिट पुश सम्राट के कॉपी करें फाइल्स। ओरिजिन ये उस लिंक का नाम है, उस रिमोट डायरेक्टरी का नाम है, रिमोट रेपोजिटरी का नाम है जो हमने रखा था, और मेन जो है उस ब्रांच का नाम है। लेकिन ये हमें हर दफ़ा गिट पुश ओरिजिन मेन करना पड़ता है। अगर हम चाहें तो इससे शॉर्ट भी काम कर सकते हैं। वो कैसे, हम ये वाली कमांड लिखने की बजाय हम ये लिख सकते हैं गिट पुश -u ओरिजिन नेम। अब -u तो अजाफी आ गया ना, इससे क्या होता है, सेट से डिफ़ॉल्ट लिंक, तो इस लिंक को डिफ़ॉल्ट लिंक तस्वर कर लिया जाता है। सो यू डोंट नीड टू टाइप द ब्रांच नेम नेक्स्ट टाइम आपको ये ओरिजिन मेन बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं रहेगी, सिर्फ गिट पुश लिखेंगे तो भी काम चल जाएगा। ठीक है जी। अब ये कैसे होगा देख लेते हैं। अब गिट पुश के बाद हम यहाँ लिख देते हैं जी -u, और ये लिखने के बाद अब हम एंटर प्रेस करते हैं। तो ये देखें जी, ये फाइल्स सारी की सारी हमारी कॉपी हो चुकी हैं हमारे गिटहब के अंदर। अब इसको हम वेरीफाई करते हैं। गिटहब के अंदर आके अपनी रेपोजिटरी को एक दफ़ा रिफ़्रेश करें, तो ये देखें हमारी फाइल्स जो हैं वो यहाँ मौजूद हैं। index.html भी मौजूद है, और यहाँ आगे उसके कमिट वाले कमेंट्स भी मौजूद हैं। न्यू HTML फाइल क्रिएटेड, script.css फाइल क्रिएटेड। इसका मतलब ये है कि जो फाइल्स हमने वहाँ बनाई थी वो यहाँ ट्रांसफ़र हो चुकी हैं। हम चाहें तो readme.md फाइल भी बना सकते हैं। तो ऐसा करते हैं, हम यहाँ एक और फाइल बनाते हैं, इसका नाम रखते हैं readme.md। एंटर प्रेस करते हैं, और यहाँ हैश साइन के साथ हमने स्टार्ट करना होता है, दिस इज़ माई रीडमी फाइल। बस जी, सेव कर लें। अब अगर हम एक दफ़ा टर्मिनल के अंदर क्लियर करके यहाँ लिखते हैं जी गिट स्टेटस, तो ये देखें readme.md फाइल जो है अनट्रैक्ड है। क्लियर करता हूँ मैं इसको एक दफ़ा। अब मैं यहाँ लिखता हूँ जी गिट ऐड और फुल स्टॉप गिट कमिट -m रीडमी फाइल क्रिएटेड। ये मैंने कमेंट्स दे दिए, एंटर। अब हमारा मुकम्मल हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर गिट पुश। अब देखें हमें ना -u लिखने की ज़रूरत होगी, ना हमें अब यहाँ पर कोई ओरिजिन मेन लिखने की ज़रूरत होगी, बस गिट पुश, क्योंकि -u के साथ हमने उसको डिफ़ॉल्ट सेट कर लिया। एंटर प्रेस करते हैं, देखें अब कितनी जल्दी काम हो जाएगा हमारा। ले जी, फाइल कॉपी हो चुकी है। अपनी रेपोजिटरी को चेक करते हैं। रेपोजिटरी को एक दफ़ा करते हैं रिफ़्रेश, क्योंकि इस वक्त आपको 2 फाइल्स नज़र आ रही हैं। अब इसको रिफ़्रेश करते हैं, तो अब यहाँ देखें रीडमी फाइल भी आ चुकी है, और जो हमने कमेंट दिया है वो भी आ चुका है, और आगे 9 लिखा हुआ है। और अगर आप कमिट्स पे क्लिक करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि कितने कमिट्स अभी तक हमने किए हैं, और उसकी सारी की सारी डिटेल भी आपके सामने आ जाएगी जब आप चाहें, और कोड पे क्लिक करने से आप वापस उसी जगह पर आ जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक सजेशन ये भी देना चाहता हूँ कि वैसे तो आपके पास ऑप्शन है कि आप चाहे पहले लोकल कंप्यूटर पर रेपोजिटरी बना लें और फिर उसको अपलोड कर दें अपने गिटहब पे, लेकिन रिकमेंडेड यही है कि सबसे पहले अपनी रेपोजिटरी बनाएं आप गिटहब पे, फिर उसको क्लोन कर लें और उसके बाद अपना काम करते रहें और फिर उसको पुश करते रहें। मैं उम्मीद करता हूँ ये छोटी सी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी और इसमें से कुछ ना कुछ आपने ज़रूर नया सीखा होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। इंशाअल्लाह ताला दोबारा मुलाकात होगी कुछ नई चीज़ों के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।